नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि रावत मेंशन में सबको पता चल जाता है कि जयेश रावत ने ही अपने बेटे की हत्या की है और अनाया की इंस्ट्रक्शन पर पुलिस ऑफिसर्स उसे अरेस्ट करते हैं, लेकिन मीनल देवी उसका बचाव करती है, जिस वजह से पूरा परिवार उसे नाराज था। तभी अनाया 2 कदम आगे आई और अपने खतरनाक अंदाज में बोली, माफ कीजिएगा दादी माँ, लेकिन अब आप अपनी बात से मुकर नहीं सकती। थोड़ी देर पहले ही आपने कहा था कि जिसने भी पवन रावत की हत्या की होगी आप उसे जेल भेजेंगे और उसे अच्छी सजा देंगे। आखिरकार पवन रावत के अंदर भी इसी खानदान का खून दौड़ता है, तो भला आप उसके लिए न्याय कैसे नहीं लेंगे? या फिर अब आप अपनी बात से मुकर रही है? ये सुनकर दादी माँ को थोड़ी देर के लिए तो गिल्ट महसूस हुआ, लेकिन फिर वह अपने घमंड भरी आवाज में बोली, यह मेरा घर है, यहाँ जो मैं चाहूंगी वही होगा, और मैं नहीं चाहती कि जयेश अरेस्ट हो और यह बात पब्लिक हो कि एक बाप ने अपने बेटे की हत्या कर दी। अगर यह बात बाहर आ गई तो रावत परिवार की बदनामी होगी। ये सुनकर अनाया तंज भरी आवाज में बोली, तो फिर जब आप हर्षवर्धन को अरेस्ट करवा रही थी तब ये रूल कहाँ गया था? तब तो आप अपनी बात पर अड़ी हुई थी और न्याय मांग रही थी, और अब जब बात अपने लाडले सौतेली बेटे की आई तो आप बिल्कुल ही पलट गई। कभी कभार तो मैं सोचती हूँ, क्या सच में राजवीर डेड आपके बायोलॉजिकल बेटे हैं? क्योंकि जिस तरह से दिख रहा है आप हर वक्त अपने सौतेली बेटे के ही साइड लेते हैं। इतने साल आपके सौतेले बेटे ने आपके खुद के बेटे और पोते को मारने की कोशिश की। हर वक्त आपका बेटा और पोता मौत के खेल खेल कर जिंदा रहे। पता नहीं कब कहाँ से आपका सौतेला बेटा और परिवार उन्हें मार दे। यहाँ तक कि कई साल देर तो कोमा में भी रहे, फिर भी आपको उन पर तरस नहीं आया। और जब बात आपके सौतेली बेटे की हुई तो आपके खानदान की इज्जत प्यारी हो गई और आप उसे बचा रही है। साफ साफ बताए बात क्या है? ये सुनकर मिलन देवी डर से कांपने लगी। वह इधर उधर देखने लगी और लंबी लंबी सांस भरने लगी, जैसे उनका कोई राज बाहर आने वाला है। वह डर से कांपते हुए बोली, तुम घटिया लड़की, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर तुम हर्षवर्धन को मेरे खिलाफ नहीं भड़काती तो आज ऐसा कुछ होता ही नहीं। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा और बहू भी मुझसे नाराज है और मेरे खिलाफ जा रहे हैं। अगर तुम नहीं होती तो मेरा पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा होता और मेरी बात मानता, डे से पहले मानता आया था। ये सुनकर अनाया किसी शैतान की तरह हंसते हुए बोली, उसे बात मानना नहीं कहते, उसे इशारों पर नाचना कहते हैं, जैसे कोई कठपुतली। आप चाहती है कि आपका पूरा परिवार आपके इशारों पर नाचे और आपकी कठपुतली बन जाए। बस मेरी वजह से वह जीना सीख गए। अब वह समझ गए कि रिश्ते सिर्फ स्वार्थ निभाने के लिए नहीं होते, उसे जीना होता है, उसके साथ लॉयल होना होता है। ये सुनकर मीनल देवी को इतना गुस्सा आया कि वह गुस्से में बोली, तुम मर क्यों नहीं जाती? अभी वह इतना ही बोली थी कि उनके मुंह से हल्का सा खून आया और वह जोर जोर से हंसने लगी और बेहोश हो गई। बटले ने तुरंत उसे पकड़ लिया। वही अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर भी राजवीर रावत का दिल नहीं बिगड़ा। उसे तो अपनी माँ की हरकत समझ नहीं आ रही थी। तभी हर्षवर्धन अपने कड़क आवाज में सेक्रेटरी रजत से बोला, फैमिली डॉक्टर को इन्फॉर्म करो और दादी माँ को अंदर ले जाओ। थोड़ी ही देर में मिलन देवी को अंदर ले जाया गया, लेकिन बात अभी भी वही थी। जयेश रावत विरोध कर रहा था और कह रहा था, मेरी मॉम ने कहा है तुम लोग मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। तुम्हें पता है कि मैं रावत खानदान का बेटा हूँ, तुम मुझे इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। ये सुनकर अनाया उसे घूरते हुए बोली, चलो यहीं पर जस्टिस कर लेते हैं। देश के जाने माने लॉयर के साथ साथ देश के जाने माने जज भी यहीं पर मौजूद है। मैं देखना चाहती हूँ कौन तुम्हें बचाता है। वही सुषमा रावत तो अभी भी पागलों की अंडिस्को तरह अपने बेटे की लाश के पास बैठी हुई थी। तभी वह चिल्लाकर जयेश रावत से बोली, तुमने ऐसा क्यों किया कि तुम्हें अपने ही बेटे को मार दिया? मुझे जवाब चाहिए। सुषमा रावत को इतना गुस्सा आया कि वह उस पर चीजें फेंकने लगी। वही सुषमा की हरकत से जयेश रावत बच नहीं पाया। वह अभी भी वही बहस कर रहा था कि उसने उसकी कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ हर्षवर्धन की वजह से हो रहा है। वही उसकी बहस को सुनकर हर्षवर्धन को भी उस पर गुस्सा आने लगा था, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सब कुछ अपनी मर्जी से किया था। तभी अनाया शैतानी हंसी हंसते हुए बोली, सुषमा रावत इतना नाटक क्यों रही हो?
इस बात का तो तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे अपने पति ने अपने ही बेटे को क्यों मार दिया। ये सुनकर सुषमा भी कंफ्यूजन में थी। वह नाराज आवाज में अनाया से बोली, तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली? और भला मुझे क्यों पता होगा कि जयेश ने ऐसा क्यों किया? वह गुस्से में बोला, तुम बकवास कर रही हो, तुम बस मुझे मरवाना चाहती हो। ये सुनकर अनाया उसे घूरते हुए शैतानी आवाज में बोली, जाहिर सी बात है, नीचे पड़ा हुआ लड़का तुम्हारा बेटा नहीं है। यही वजह थी कि तुमने उसे मारने से पहले एक बार नहीं सोचा। ये सुनकर जयेश रावत अपनी नजरें चुराने लगा। वहीं सुषमा रावत तो डर से कांप रही थी। वह तुरंत गुस्से में बोली, तुम बकवास कर रही हो, ये हम दोनों का बेटा है, तुम मुझे बदनाम कर रही हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलकर वह आगे बढ़ी अनाया को मारने के लिए। तभी दो गार्ड्स ने उसे पकड़कर वापस पीछे फेंक दिया। दोनों रोबोट भी सुरक्षा देते हुए आगे आ चुके थे। हर्षवर्धन भी गुस्से में सुषमा रावत को घूर रहा था। इस वक्त वो किसी सदमे में था। वह एक ऐसी नज़र से अनाया को देखता है जैसे पूछना चाहता हो, बीवी क्या तुम सच कह रही हो? वही हर्षवर्धन के मॉम डैड भी अविश्वास में अनाया को देख रहे थे, जैसे अनाया ने कोई मजाक कर दिया हो। राजवीर रावत भी बोल पड़े, बेटा तुम ऐसे किसी के बारे में नहीं बोल सकती, ये चीज सही नहीं है बेटा। ये सुनकर अनाया तिरस्कार भरी नजरों से नीचे गिरे हुए जयेश रावत को घूरकर बोली, इसमें झूठ बोलने वाली कौन सी बात है? जब यह आदमी कभी बाप ही नहीं बन सकता तो बच्चा कैसे पैदा करेगा? तो इसका सीधा सा मतलब है ये बच्चा मिस्टर जयेश रावत का नहीं है। ये सुनकर जयेश रावत की आंखें बड़ी हो गई। वह गुस्से में बोला, तुम बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, यह मेरा ही बेटा है। ये सुनकर अनाया उसे शैतानी नजरों से देखते हुए बोली, इतना उछल क्यों रहे हो? ये बात तो तुम्हें बहुत पहले से पता होनी चाहिए कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हें धोखा दिया है और वह दोनों बच्चे तुम्हारे नहीं है। यही वजह थी कि तुमने पवन को मारने से पहले एक बार नहीं सोचा, इससे तुम्हारा ही फायदा था। एक तो तुम्हारे रास्ते का कांटा हट जाता है, क्योंकि इतने साल किसी और के खून को पालना भी बहुत बड़ी बात है। दूसरा, इन सब का एग्जाम तुम हर्षवर्धन पर डाल देते, और जहां तक मुझे लगता है दादी माँ तुम्हारा ही साथ देती। इसीलिए तो तुम काफी कॉन्फिडेंस थे कि पवन को मारने के बाद तुम्हारा ही फायदा होगा, इसलिए तुम्हें ये सब कुछ किया है। और वैसे भी अगर पवन जिंदा रहता तो आगे चलकर रावत खानदान की प्रॉपर्टी उसे मिल जाती, और ये तुम्हें कैसे बर्दाश्त होता कि तुम्हारी बीवी ने धोखा दिया और तुम्हारी बीवी की नाजायज औलाद रावत खानदान पर अपना कब्जा कर ले। ये तो तुम्हारी शान के खिलाफ है। वहीं अनाया की हर एक बात जयेश रावत के चेहरे पर किसी तमाचे की तरह पड़ी, क्योंकि अनाया का कहा हुआ हर लफ्ज़ बिल्कुल सही था। वही सुषमा, जिसे अब तक पता चल चुका था कि जयेश झूठ बोल रहा है, उसे पहले से ही उसकी सच्चाई पता थी। वह गुस्से में जयेश रावत को घूरते हुए बोली, इसका मतलब तुम्हें पता था कि पवन और पायल तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। यही वजह थी कि तुम उनके साथ इतने ठंडे थे, कभी बच्चों को प्यार नहीं दे पाए और सिर्फ नाम के बाप बनकर रह गए। ये सुनकर जयेश रावत का भी गुस्सा फूट पड़ा। वह गुस्से में चिल्लाकर बोला, तो मैं क्या करता? तुम्हारे उस गंदे नाली के कीड़े को पालता। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने इतने साल उसे अपना नाम दिया और रावत खानदान की लग्जरी को एंजॉय करने दिया, वरना तो मुझे उन्हें कब का मार देना चाहिए था। वो मेरे बहुत पर धब्बा थे। अगर पवन को रावत खानदान का बेटा बनकर मुझे फायदा नहीं होता तो मैं उससे पहले ही अपने रास्ते से हटा देता। भला कौन सा पति एक्सेप्ट करेगा कि उसकी बीवी किसी और के बिस्तर में जाकर बच्चा पैदा करे? तुम्हारे अंदर तो इतनी सी भी शर्म नहीं है कि तुमने दूसरी बार भी मुझे धोखा दिया। ये सुनकर सुषमा रावत को गुस्सा आ गया, क्योंकि दूसरी बार जब वह प्रेग्नेंट हुई थी तो वह खुद नहीं जानती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके हिसाब से तो वह जयेश के अलावा किसी के साथ नहीं सोई थी। उसे लगा कि पायल तो जयेश की ही बेटी है। तभी अनाया, जो पीछे खड़ी थी, वह जोर जोर से हंसते हुए बोली, तुम सच में एक नंबर की घटिया इंसान हो। जब तुम्हें पता चला था कि पवन तुम्हारा बेटा नहीं है और तुम इनफर्टाइल नपुंसक हो, कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकते, तब से ही तुमने अपनी बीवी से दूरी बना ली थी। तुम बस उसके मुंह पर ही अच्छी अच्छी बातें करते थे और उसे जितने चाहे इतने पैसे देते थे ताकि वह तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट न करे। लेकिन एक बार तुमने उसका फायदा भी उठाया था। तुम्हें बिजनेस डील चाहिए थी और तुमने खुद क्लाइंट के बिस्तर तक अपनी ही बीवी को भेजा था, और अगले दिन तुम खुद उसके पास लेते हुए थे
और ऐसा देख रहे थे कि तुम दोनों ने पूरी रात मजे किए हो और तुम अपनी ही बीवी को सवाल पूछ रहे हो कि उसने तुम्हें धोखा दिया। इतना बोलकर वो हंसने लगी। वही हर्षवर्धन अपनी बीवी के पास खड़े होकर उसकी पूरी बातें सुन रहा था। उसे भी सच में ये सब कुछ नहीं पता था। अनाया ने भी जयेश के दिमाग को पढ़ा था और कुछ इन्फॉर्मेशन उसने रॉबर्ट रेन से निकलवाई थी। क्या अनाया की बातों का असर होगा रावत परिवार पर? और क्या ये तमाशा खोलेगा और कोई राज? और क्या अनाया माफ करेगी मीनल देवी को? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।